इस बुलेटिन में बात करेंगे देवभूमि की। तो चलिए अब खबरों की ओर रुख करेंगे। गुजरात से वापस लौटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि दिसंबर में आयोजित हो रहे इन्वेस्टर्स समिट से पहले लंदन, बर्मिंघम, दिल्ली, दुबई, आबू धाबी के साथ ही चेन्नई, बेंगलुरु और अहमदाबाद में रोड शो आयोजित किए गए, जिसमें 1 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों के एमओयू साइन हो गए हैं। जल्दी मुंबई में भी रोड शो आयोजित किया जाएगा। सीएम ने कहा कि अहमदाबाद में 50 से अधिक उद्योग समूहों के साथ आयोजित हुई बैठक के बाद लगभग 24,000 करोड़ के निवेश करार किए गए। देखिए, चेन्नई में भी काफ़ी सकारात्मक रूप से बहुत सारे जो निवेशक थे, बहुत सारे उद्योग समूह के लोग थे, उन सभी से वार्ता हुई और एक बड़ी राशि निवेश के करार के रूप में वहाँ भी हमको प्राप्त हुई थी और बड़ा उत्साह चेन्नई में भी लोगों का रहा। और अहमदाबाद, गुजरात में चूँकि उत्तराखंड के साथ उनका पहले से ही एक संबंध है, बहुत आना जाना है, 4 धाम यात्रा हो, हरिद्वार, ऋषिकेश हो या उत्तराखंड का मानसखंड हो, केदारखंड हो, हर क्षेत्र में लोगों की आवाजाही है। और जो इंडस्ट्री का सेक्टर है, इंडस्ट्री के सेक्टर में पहले से भी बहुत सारे लोग काम करते हैं और अनेकों क्षेत्रों में उनका पहले से निवेश भी है। उसमें से उन्होंने अपने निवेश को बढ़ाने के लिए भी जो है अपने प्रस्ताव दिए हैं। लगभग 24,000 करोड़ से अधिक के अभी निवेशों पर करार हुए हैं वहाँ पर, और सब मिलाकर अभी अब हमारा 1 लाख करोड़ के लगभग निवेशों पर करार हो चुका है। और हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ऑटोमोबाइल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सभी को केंद्रित करते हुए सभी प्रकार के जो प्रस्ताव हैं सभी सेक्टरों के हमको मिले हैं। फार्मा सेक्टर के भी बड़ी संख्या में प्रस्ताव मिले हैं, लॉजिस्टिक में, टूरिज्म के सेक्टर में, एमएसएमई इंडस्ट्री और एग्री के क्षेत्र में भी लोग काम करना चाहते हैं। और बड़ा एक उत्साहपूर्ण ये अहमदाबाद की बैठक रही, जिसमें 50 से भी अधिक उद्योग समूह के लोगों ने वहाँ पर निवेशों पर करार किया है। भारतीय क्रिकेट टीम ने विश्व कप में श्रीलंका को 302 रन से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारतीय टीम के इस ऐतिहासिक और शानदार विजय पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय टीम को जीत की बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर अहमदाबाद दौरे पर हैं। इसी क्रम में गुरुवार को मुख्यमंत्री अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम पहुंचे थे। इस दौरान सीएम धामी ने राष्ट्रपति महात्मा गांधी को नमक कर श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कुछ देर चरखा भी चलाया और अपने अनुभव को विजिटर बुक में दर्ज भी किया है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती आश्रम का दौरा किया, जहां पहुंचकर उन्होंने चरखा भी चलाया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत की। आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अहमदाबाद के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। मैं गांधी आश्रम में आज आकर मैं उन बापू को, जिन्होंने सत्य, अहिंसा और सद्भाव का जो संदेश है पूरे विश्व को दिया, मैं उनको नमन करता हूं। और यहाँ आकर निश्चित रूप से गांधी जी से बचपन से ही हम लोग प्रेरित हैं और विश्व का अग्रणी राष्ट्र हमारा देश बने, हम ये संकल्प भी लेते हैं कि उन्होंने जो देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया, दांडी मार्च किया, अनेकों उन्होंने जो काम किए, वो हमेशा हम लोगों के लिए हमारे स्मरण में रहेंगे, हमारे लिए प्रेरणा के कारण रहेंगे। मैं एक बार फिर से बापू को अपना नमन करता हूँ।
राज्य के इंटरमीडिएट कॉलेज में वर्षों से रिक्त पड़े प्रधानाचार्य के 50% पदों को सीधी भर्ती से भरा जाएगा। इस संबंध में शासन ने राज्य लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेज दिए हैं। दरअसल शिक्षा विभाग की ओर से पिछले 2-3 सालों में हजारों रिक्त पदों को भरा जा चुका है। इसी कड़ी में इंटरमीडिएट कॉलेज में सालों से खाली पड़े प्रधानाचार्य एवं प्रधानाचार्य के 1024 खाली पदों को भरने की कवायद भी यहां पर शुरू हो चुकी है। इसके तहत 50% पद सीधी भर्ती और 50% पद विभागीय पदोन्नति से भरे जाने हैं। उत्तराखंड में विभिन्न विभागों की मौजूदा रिक्तियों को भरे जाने के लिए जहां तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं उत्तराखंड वन विभाग आगामी 2024 तक होने वाली रिक्तियों को भरने की तैयारी में जुट गया है। खास बात यह है कि एक तरफ वन महकमा इसके लिए जल्दी प्रस्ताव भेजे जाने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ कई विभागों से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को जरूरी जानकारी न आने के कारण तय समय पर भर्तियां कर पाना मुश्किल हो रहा है। उत्तराखंड वन विभाग में फील्ड के सबसे महत्वपूर्ण पद वन दारोगा की रिक्तियों को करीब फुलफिल कर लिया गया है। देखिए, इस समय तक ये 100% हमारी जो है, ये तकरीबन ऑलमोस्ट 100% हम लोग जो पद खाली हमारे चल रहे हैं उनको भर देंगे। और इसके बाद अभी हम लोगों ने तय किया है कि 2025 तक जो वैकेंसी होनी है उनका भी अध्याचन हम शीघ्र ही भेज देंगे, ताकि 2-3 साल बाद जब तक चयन आए तब तक उतनी जो हमारी वैकेंसीज हो उनको एक बार फिर पूरी तरह से भरने का काम किया जा सके। बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भव्य दरबार परेड ग्राउंड में देहरादून में लगेगा। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा इंतजाम और भीड़ प्रबंधन के लिहाज से इस कार्यक्रम की जगह बदल दी है। जानकारी के अनुसार पहले देहरादून के रायपुर स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के फुटबॉल मैदान में आयोजन होना था, लेकिन वहां कम जगह के साथ भीड़ ज्यादा होने की आशंका और सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन ने जगह बदलाव की है। अब परेड ग्राउंड में 4 नवंबर को बाबा के दरबार की तैयारियां की जा रही हैं। यहां पहले से मंच तैयार है और वीवीआईपी मूवमेंट के लिए भी यहां पर वो काफी सुरक्षित है। रुक करेंगे बड़ी जानकारी की ओर। इस वक्त की बेदम जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी जानकारी आ रही है, देहरादून में रोजगार मेले का यहां पर आयोजन किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन होगा। अभ्यर्थी कार्यालय में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो देहरादून में रोजगार मेले का आयोजन होगा। क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय में इस कार्यक्रम का आयोजन होना है। अभ्यर्थी कार्यालय में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 18 नवंबर को लगेगा रोजगार मेला। चारधाम में श्रद्धालुओं ने साल नया इतिहास रच दिया है। इस सीजन में अब तक रिकॉर्ड संख्या तीर्थयात्री चारधाम पहुंच रहे हैं। पहली बार तीर्थयात्रियों की संख्या 50 लाख के पार चली गई है। चारधाम में हो रही बर्फबारी और बारिश के बावजूद भी लोगों में उत्साह की किसी तरह की कोई कमी नहीं है। तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। बद्रीनाथ धाम में 27 अप्रैल से 1 नवंबर तक 17,20,514 लोग पहुंचे थे। केदारनाथ धाम में 25 अप्रैल से 1 नवंबर तक 18,98,161 तीर्थयात्री पहुंचे थे। तो वहीं गंगोत्री धाम में 22 अप्रैल से 1 नवंबर तक 8,90,441 तीर्थयात्री पहुंचे थे। यमुनोत्री धाम में 22 अप्रैल से 1 नवंबर तक 72 लाख, तो आपको बता दें कि 7,27,359 तीर्थयात्री यहां पर पहुंचे थे। तो बारिश और बर्फबारी के बाद भी यहां पर जो श्रद्धालुओं की संख्या है उसमें काफी इजाफा देखा गया है। तो आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम में भी यहां पर करीब 17 लाख के श्रद्धालु पहुंचे हैं। केदारनाथ धाम की बात की जाए तो करीब 18 लाख तक यहां पर यात्री पहुंचे हैं। गंगोत्री धाम की बात की जाए तो यहां पर 8 लाख तीर्थयात्री यहां पर पहुंचे हुए हैं। तो हमारे सहयोगी यशराज आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यशराज, यहाँ पर जो श्रद्धालुओं की संख्या है उसमें काफी इजाफा देखने को मिल रहा है और यहाँ पर जानकारी ये भी है कि 50 लाख के पार यहाँ पर यात्रियों की जो संख्या है वो पहुंच गई। बारिश बर्फबारी का दौर भी यहाँ पर जारी है। जी बिल्कुल, उत्तराखंड में यह सबसे बड़ी बात है और यह अपने आप में एक रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है इस बार उत्तराखंड ने अपने आप।
यह रिकॉर्ड इसलिए टूटा है कि चार धाम की यात्रा में इस बार श्रद्धालुओं की संख्या 50 लाख से भी पार कर चुकी, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड बन गया। क्योंकि लगातार सरकार यह कह रही थी कि इस बार चार धाम की यात्रा जो होगी वह काफी सुगम और काफी आनंददायक चार धाम की यात्रा रहेगी। बिल्कुल इस बार देखने को तो ऐसा ही मिल रहा है, जैसा कि पर्यटकों का, श्रद्धालुओं का जैसा कि रुझान है, इसको यही कहा जा सकता है कि चार धाम की इस बार की यात्रा में श्रद्धालुओं की जो भीड़ उमड़ी है, इस भीड़ को देखते हुए कहा जा सकता है कि सरकार ने जो दावा किया था वो बिल्कुल सही होता हुआ नजर आ रहा है। सरकार का स्पष्ट रूप से कहना था कि इस बात की चार धाम की यात्रा में सारी सुख सुविधाओं का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है, चाहे वो पहाड़ी क्षेत्रों पर बात की जाए, चाहे वो केदारनाथ धाम में खड़ी चढ़ाई जो जिसको और बहुत बड़ी चढ़ाई कही जाती है, करीब 18 किलोमीटर 20 किलोमीटर की चढ़ाई है। इस चढ़ाई पर काफी दुर्गम चढ़ाई है, उसमें भी चार धाम यात्रा में जो चढ़ाई है इस पर भी लगातार सरकार निगाह बनाए रखी थी। वहीं पिछले बार कुछ परेशानियां हुई थी, लोगों को हार्ट की समस्याएं हुई थी, इस बार हार्ट की समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने स्वास्थ्य की पूर्णतः व्यवस्था करवाई थी, साथ ही साथ डॉक्टरों की वहां पर व्यवस्था करवाई गई थी। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, उस हाइट पर पहुंचने के बाद ऑक्सीजन लेवल काफी कम हो जाता है, तो सरकार ने सारी व्यवस्थाएं करके रखी हुई थी। वहीं यदि पानी की ठंड मौसम की बात करें तो चार धाम की यात्रा में शुरू होने के बाद से सितंबर के महीने से मौसम में बदलाव आ जाता है, ठंडापन आ जाता है मौसम में। वहीं ठंडक आने के बाद लोगों को परेशानी हो जाती है चढ़ाई करने में, क्योंकि वहां पर ठंड पानी भी मिलता है। तो इस बार श्रद्धालुओं के लिए गर्म पानी की भी व्यवस्था सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा की गई थी कि जगह जगह पर टी स्टॉल लगाए गए थे, गर्म पानी की व्यवस्थाएं की गई थी। इस प्रकार से सरकार का यह दावा बिल्कुल फलीभूत होता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरीके से रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु दर्शन करने आए हैं। वहीं मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यदि पुरानी बात को ले जाए तो जब चार धाम की यात्रा की शुरुआत हुई थी तो शुरुआत में काफी ज्यादा बारिश हो रही थी। बारिश के कारण ऐसा लग रहा था कि चार धाम यात्रा को कई बार रोक दिया गया, चार धाम यात्रा के पंजीकरण को कई बार रोक दिया गया, और यहाँ तक कि कई बार जो चार धाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर उड़ान भरती है उस उड़ान को भी रोक दिया गया था। तो लगातार इस तरीके से अनेक बाधाओं का इस बार चार धाम यात्रा में सामना करना पड़ा शासन प्रशासन को, लेकिन इस बाधाओं के रहते हुए भी लगातार चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की जिस तरीके से भीड़ उमड़ पड़ी है, चाहे वो बद्रीनाथ धाम की बात करें, केदारनाथ धाम की बात करें, हेमकुंड साहिब की बात करें, गंगोत्री और यमुनोत्री की बात करें, सभी जगह श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है। और सबसे ज्यादा केदारनाथ धाम में श्रद्धालु आ गए हैं, उसके बाद बद्रीनाथ, उसके बाद गंगोत्री, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब। क्योंकि हेमकुंड साहिब का पट अभी बंद हो गया है, उस हेमकुंड साहिब में बर्फबारी हो रही है। और यदि बात की जाए बर्फबारी की तो बर्फबारी केदारनाथ धाम में भी और बद्रीनाथ धाम में भी काफी ज्यादा बर्फबारी होने लगी है। लेकिन इस बर्फबारी के बावजूद भी श्रद्धालुओं का मनोबल बिल्कुल कम नहीं हुआ है, बल्कि श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। यूपी, दिल्ली, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से और वहीं विदेशी श्रद्धालु भी लगातार चार धाम यात्रा में आ रहे हैं, केदारनाथ धाम के दर्शन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है इस चार धाम यात्रा में जो बर्फबारी कही जाए, कि बर्फबारी पड़ने के बाद लोगों को लगा था कि बर्फबारी पड़ने के बाद शासन ने भी कहा था कि कुछ हो सकता है चार धाम में यात्रियों की कमी आए, लेकिन बर्फबारी पड़ने के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में भी और इजाफा देखने को मिल रहा है। श्रद्धालु चार धाम की यात्रा के साथ साथ भगवान बद्री केदारनाथ के दर्शन के साथ करने के साथ साथ ही बर्फबारी का भी आनंद ले रहे हैं। इस बर्फबारी के कारण लगातार होटल भी सारी बुकिंग हो चुकी है, बिल्कुल लोगों का इस तरीके से भीड़ लगा है। और बर्फबारी, छोटी छोटी बर्फबारी होने के बावजूद भी लगातार चार धाम की यात्रा पर लोग खड़ी चढ़ाई में भी लोग रुक नहीं रहे हैं और श्रद्धालु चढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से इस बार का चार धाम का यात्रा जो था ये अपने आप में बेहद रोचक रहा, बेहद रोमांचक रहा और सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया गया इस बार का चार धाम यात्रा। क्योंकि विपक्ष के द्वारा भी लगातार चार धाम यात्रा को लेकर मुद्दा उठाया जा रहा था कि इस बार की चार धाम यात्रा सही नहीं रहेगी, सफल पूर्वक नहीं की जा सकती, क्योंकि जोशी मठ जो कि बद्रीनाथ जाने के रास्ते में पड़ता है, तो जोशी मठ में कुछ घटनाएं ऐसी घटित हो गई थी भू धसाव के कारण। लोगों को लगा था कि इस बार की चार धाम की यात्रा करना मुश्किल होगा, खतरों से भरा होगा, लेकिन शासन के द्वारा इतनी अच्छी काम की गई कि लगातार चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया यशराज आनंद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। यहाँ पर तो चार धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जो उत्साह है वो देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर 50 लाख से ज्यादा यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। तो चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर।
देहरादून में शत्रु संपत्ति पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। देहरादून के डीएम सैनिकों के निर्देश के बाद शत्रु संपत्ति पर अवैध कब्जे को हटाया जा रहा है। इसी कड़ी में कबुल हाउस में अवैध कब्जा को हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। बता दें कि शत्रु संपत्तियों पर कब्जे को लेकर डीएम सैनिकों ने अवैध कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम देकर कब्जे को खाली करने के लिए निर्देश दिए थे, पर बावजूद इसके कब्जाधारियों ने जगह खाली नहीं की है। वहीं आपको बता दें कि काबुल हाउस पर कब्जाधारियों का कहना है कि हमें थोड़ा और अधिक समय दिया जाना चाहिए। वारों के विरुद्ध निष्काम संपत्ति का एक वाद संस्थित था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा एक इनके विरुद्ध आदेश पारित करते हुए इनको उस संपत्ति से बेदखल किया था। उसी क्रम में एक निर्धारित समय अवधि का जो नोटिस पीरियड था वो भी हमने इनको सर्व कराया। सरकार ने तो बिल्कुल नाश कर दिया हमारा, सड़क पर बिठा दिया। सरकार ने क्या करे, सरकार कुछ करो हमारे लिए। लड़की की शादी है, बेटी की शादी, सड़क पर करेंगे शादी, आप बताइए। और मैं सामाजिक कार्य करता हूँ। मैं सभी पत्रकार बंधुओं का और यहाँ पे मीडिया वालों का बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ। और मीडिया वालों के इतना दर्द है उन लोगों को, तो इस समाज में ये जो यहाँ पे लोग रह रहे थे, इन लोगों को आज बेघर किया जा रहा है। एक तरफ सरकार बोलती है कि इनको जो आवास वगैरह दिए जाए, घर वगैरह बना के दिए जाए, इनका सुधार किया जाए। ये वाल्मीकि समुदाय के लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जिसकी बेटी की शादी है और उसकी बेटी की शादी 11 दिसंबर की है, तो 11 दिसंबर दूर नहीं है। उनकी सारी व्यवस्था यहाँ पे हो चुकी है। हमारे को पता चला है 22 तारीख की शाम को, छुट्टी वाले दिन, जब यहाँ पे मीडिया आई तब पता चला हमारे को। हमने लिए 25 तारीख को ऑर्डर, खुद जाके ऑर्डर लिया हमने। सर हमारे को ऑर्डर मिलने चाहिए थे यहाँ के, हमारे को यहाँ नहीं ऑर्डर मिले। 25 तारीख को ऑर्डर मिले, हम क्या कार्रवाई करें सर, आप बताओ। हरिद्वार के रिहायशी इलाके में जंगली जानवरों के आने की घटनाओं में इजाफा हुआ है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की फसलों का नुकसान तो हो ही रहा है, साथ ही स्थानीय लोगों में भी दहशत का यहां पर माहौल बना हुआ है, जबकि इसके लिए जिम्मेदार वन महकमा कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरिद्वार शहर का बड़ा क्षेत्र राजाजी टाइगर रिजर्व और हरिद्वार वन प्रभाग से सटा हुआ है। तमाम इंतजामों के बावजूद जंगली हाथी, गुलदार और नीलगाय जैसे जानवर यहाँ आ धमकते हैं। पिछले कुछ दिनों से रिहायशी इलाकों में जंगली जानवरों के घुसने की घटनाएं ज्यादा बढ़ गई हैं। वन विभाग के अफसरों का दावा है कि वो हर स्तर पर जानवरों को रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन कर्मचारी और संसाधनों की कमी के कारण इतना बड़ा क्षेत्र कवर कर पाना मुश्किल होता है। हाँ, ये वास्तव में एक है, क्योंकि उतना बड़ा क्षेत्र है और रात का समय रहता है और वही स्टाफ हमारा दिन में भी पेट्रोलिंग करता है और काम करता है, तो इसके लिए हम लोग अपने उच्च स्तर से हमेशा डिमांड करते रहते हैं। और जो वहाँ से हमें यथासंभव जो भी होता है, तो वो लोग जैसे निर्देश होता है उसके अनुसार कार्रवाई करते हैं। और जो हमारे पास संसाधन है उन्हीं का अपना भरपूर जो भी सर्वाधिक उपयोग हो सकता है उसी के द्वारा फिलहाल कंट्रोल करते हैं इनको, और मांग हमारी उच्च स्तर से की जाती है। जंगली जानवरों की आबादी में आने से स्थानीय लोगों में दहशत बनी हुई है। वहीं जानवर किसानों की फसलों को भी आए दिन नुकसान पहुंचाते रहे हैं। पिछले दिनों जमालपुर रेलवे फाटक के पास एक हाथी की ट्रेन की चपेट में आने से मौत भी हो गई थी। वहीं BHEL स्थित एक स्कूल में भी गुलदार आ जाने से स्कूली बच्चों की जान पर बन आई थी। जंगली जानवरों का आतंक जगजीतपुर से लेकर BHEL तक फैला है। वहीं लोग इस पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। आए दिन शहर में जंगल से चल के हाथियों का झुंड आ रहा है, जो गांव में फसल की नुकसान कर रहा है, घरों में घुस रहे हैं, गलियों में घूम रहे हैं। इनका कोई रोकथाम नहीं कर रहा है। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, प्रशासन को सोचना चाहिए इसके बारे में, ज़्यादा से ज़्यादा भाई सुरक्षा लेनी चाहिए और हाथियों पर कंट्रोल किया जाए। और वन विभाग को चाहिए कि इन पर रोकथाम लगाए। कल को कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेता है? वन विभाग और राजा जी की ओर से वन्य जीवों को नियंत्रित करने के लिए कई इंतजाम किए गए, लेकिन अभी तक इस पर पूरी तरह रोक नहीं लग पाई है। वहीं अब कर्मचारियों की कमी की बात सामने आ रही है। हरिद्वार से जनता टीवी के लिए विकास खरे की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।